नमस्कार मित्रों, महाराजा सूरजमल महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान आप सभी के सामने उपस्थित होकर इतिहास विषय के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं आपके सामने बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास के विषय के एक टॉपिक राजस्थान में पाषाण काल के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। हम सभी जानते हैं कि इतिहासविदों ने तीन प्रमुख भागों में बांटा है, जिनको हम प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक यानी प्रीहिस्ट्री, आदि इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री एवं तीसरा इतिहास यानी कि हिस्ट्री। इस विभाजन का आधार लेखन एवं लिखित साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। प्रागैतिहासिक काल से हमें लेखन और लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, केवल उस समय के पत्थर एवं अन्य वस्तुओं की बनी सामग्रियां ही उपलब्ध होती है। इसीलिए इतिहासकारों ने उस कैटेगरी को प्रागैतिहासिक काल में रखा, यानी कि भारत या विश्व में राजस्थान में मानव की जो पहली चहलकदमी हुई उसको हम पाषाण काल में रख सकते हैं। दूसरा जो काल है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल भारत में दो संस्कृतियों को, सभ्यता एवं संस्कृतियों को रखता है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को इस कैटेगरी में रखने का उद्देश्य ये रहा, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक हमें सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जो लिपि प्राप्त हुई है उसको अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं। इसलिए इतिहासकारों ने उस कैटेगरी सिंधु सभ्यता को आदि इतिहास में रखा है। इसी तरह वैदिक काल में चूंकि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और शिक्षा का जो आधार था वो मौखिक था, शिक्षा का जो आधार था वह मौखिक था, इसलिए उसको भी हम आदि ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं। तीसरा जो काल है ऐतिहासिक काल या इतिहास, जहाँ से हमें लेखन, ज्ञात स्रोत
आदि प्राप्त होते हैं, उसे हम अभी तक जो ज्ञात स्रोत है उसके आधार पर 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले, 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास से शुरू मानते हैं और उस काल से ही हम उसको ऐतिहासिक काल में बांटते हैं। अतः भारत एवं विश्व की तरह ही राजस्थान में भी प्रागैतिहासिक काल के हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अतः आज हमारा जो टॉपिक होगा वह राजस्थान में पाषाण काल होगा। पाषाण काल को भी 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। विश्व एवं भारत की तरह ही राजस्थान में भी हमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हमें पूर्व पाषाण काल की चर्चा करनी होगी। इस काल को बांटने का जो आधार है, तीनों कालों को बांटने का जो आधार है, यहाँ से प्राप्त पत्थर के जो औजार थे जिनसे अपनी जीवन प्रक्रिया उस समय का आदि मानव अपनी जीवन निर्वाह करता था, उसी के आधार पर पुरातत्व शास्त्र में इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 मोटे भागों में बांटा है। हालांकि पूर्व पाषाण काल को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन हम यहाँ पर केवल पूर्व पाषाण काल को सम्मिलित रूप से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के बारे में जानकारी लेंगे कि राजस्थान में भारत की तरह ही पूर्व पाषाण काल की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी तक राजस्थान में पूर्व पाषाण कालीन जो हमें पुरास्थल मिले हैं उनका उत्खनन कार्य इतना अच्छी तरह से नहीं हुआ है जितनी जानकारी हमें मिलनी चाहिए थी। फिर भी जितनी भी जानकारी हमें उन स्थलों से मिली है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व में जैसे कि दक्षिणी इंग्लैंड से, उत्तर पश्चिमी फ्रांस से एवं भारत के विभिन्न स्थलों की तरह ही राजस्थान का आदि मानव पूर्व पाषाणकालीन मानव भी विश्व के मानव की तरह ही पाषाणकालीन जीवन उसी तरह व्यतीत करता था जिस तरह भारत एवं विश्व का अन्य मानव व्यतीत करता था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि विद्वानों में यह भी मतभेद रहा है कि मानव का जो विकास क्रम है या मानव का जो उद्भव है वो सबसे पहले कहाँ हुआ है। इस बारे में विद्वानों में कोई एक राय नहीं है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि मानव की शुरुआत अफ्रीका में हुई, वहाँ से निकल कर वे विश्व के अन्य भागों में अलग अलग भागों में गया। इसी तरह भारत के विद्वान लोग भी कहते हैं कि भारतवर्ष में ही मानव का सबसे पहले उद्भव हुआ। हालांकि ये जो सवाल है इसका जवाब देना काफ़ी कठिन है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ है। ध्यान देने योग्य बात है कि पूर्व पाषाण काल, हालांकि इस धरातल पर जीव का जो साक्ष्य है वो लगभग 80 करोड़ साल पहले मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन हम पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं। पूर्व पाषाण काल राजस्थान में भारत की तरह ही यहाँ का जो मानव था उसका समय सीमा भी लगभग
6 लाख वर्ष से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी कि राजस्थान में भी जो पूर्व पाषाण कालीन मानव था, जिसे हम आदि मानव भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से पशुओं से थोड़ा ही ऊपर था। ना वो पढ़ना लिखना जानता था, ना वो भोजन बनाना जानता था, ना वो खेती करना जानता था। सिर्फ और सिर्फ वह शिकार या खेत के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह या इधर उधर जो भी फल फूल कंदमूल जो भी मिलते थे उसी से अपना जीवन निर्वाह वह करता था। अतः पूर्व पाषाण कालीन जो मानव है राजस्थान में, उसकी समय अवधि भी भारत में विश्व की तरह ही लगभग 6 लाख वर्ष से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक उसका समय सीमा जाती है। अब चूंकि पूर्व पाषाण कालीन मानव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये मानव कैसा था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पशुओं से थोड़ा ऊपर ही था, बाकी इसको कुछ नहीं आता था। लेकिन इसकी बनावट कैसी थी? जैसे कि ज़्यादातर इतिहासविद मानते हैं, पुरातत्व शास्त्री मानते हैं, मानव शास्त्री मानते हैं कि जो मनुष्य भारत में जो सबसे पहले जो पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य पाया गया, वो काले रंग का घुंघराले बाल थे, उसके चपटी नाक थी, जिसे हम मानव प्रजाति के रूप में नेग्रिटो जाति का बोल सकते हैं। उस प्रकार का मानव ही राजस्थान एवं भारत में पूर्व पाषाण कालीन मानव रहा होगा। इसी आधार पर राजस्थान में विभिन्न नदी घाटियों, चूँकि उस समय भी मानव जो रहता था वो नदी घाटियों और उसके आसपास जो भी उनको रहने की जो जगह होती थी वहीं पर वो जीवन निर्वाह अपना करता था। इस प्रकार जो उसका सबसे बड़ा साथी था पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का, उसी के आधार पर इसको पाषाण काल कहा जाता है। यानी कि सबसे बड़ा साथी था पत्थर। पत्थर के माध्यम से ही वह अपना जीवन निर्वाह करता था। पत्थर वह खाता नहीं था, लेकिन पत्थर ही उसका एक तरह का सबसे बड़ा साथी था। पत्थरों के माध्यम से ही वो विभिन्न प्रकार के औजार वगैरह बनाया करता था और उन्हीं औजारों के माध्यम से वह शिकार आखेट आदि किया करता था। ये औजार, हालांकि जब हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, तो उतने अधिक सौंदर्य रूप में उतने अधिक मजबूत नहीं थे, लेकिन बेडौल ढंग के थे, मतलब सौंदर्यता का भाव था उनमें, लेकिन उन्हीं के माध्यम से भी अपना जीवन निर्वाह करता था। ये जो पत्थर वो बनाता था, ये तो कुछ बड़ा पत्थर है, उससे तोड़कर जो छोटा पत्थर जो टुकड़ा बचता था उसी के माध्यम से हथियार बनाता था। इसी तरह से या कुछ छोटे पत्थर वो मिल जाया करते थे, उसी को धार देकर वे अपना काम चलाया करता था। इस तरह से विभिन्न प्रकार के पत्थरों के विभिन्न आकृतिक औजार बनाकर वे अपना जीवन निर्वाह उसी के माध्यम से शिकार आदि वे किया करता था। इसी तरह से उसका जो भोजन था, क्योंकि एक तरह से वह आदि मानव था और विभिन्न प्रकार के पशु जैसे कि सूअर, कुत्ता, गाय या और भी बहुत सारे जानवर हैं, वह उनका शिकार आदि करके ही अपना जीवन निर्वाह करता था। जैसे कि नदियों से मछलियां पकड़कर उसको खाया करता था। इसी तरह से वह भोजन कच्चा ही खाया करता था, क्योंकि अभी तक उसको आग के बारे में मालूम नहीं था, अग्नि का आविष्कार उसने अभी तक किया नहीं था, और उसी के आधार पर ही वह अपना जीवन निर्वाह किया करता था और कच्चा भोजन ही वह खा लिया करता था और अपना जीवन में खाने की वह पूर्ति किया करता था। इससे धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा। हालांकि वह एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसमें सामाजिक जीवन का भी चलन शुरू हो चुका था और वह धीरे धीरे छोटी मोटी टोलियों में भी रहा करता था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाषाण कालीन
जो मानव है वह अपनी जो जरूरत का चीज़ें थी उसके आधार पर ही वह अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दूसरी बात यह है कि क्या उनमें कुछ धार्मिक जीवन के प्रति कुछ जागरूकता थी, तो इसके आधार पर इस पर हम अभी तक जो भी साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर कह सकते हैं कि उनका अभी तक धार्मिक जीवन के बारे में इतनी जानकारी उनको नहीं थी। हाँ, जैसे कि मृतक संस्कार जो किया करते थे वह ना तो उसको जलाते थे और ना ही उसको मिट्टी में दफनाते थे, वह पशुओं के लिए ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। इसी तरह वे छोटी छोटी टोलियों में रहा करते थे और अपना जीवन निर्वाह व्यतीत करते थे। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान की विभिन्न नदी घाटियों जैसे कि लूनी, बनास, चंबल आदि के आसपास के जो कगार नदियों के द्वारा छोड़े गए जो कगार मिले, वहाँ से बहुत सारे पाषाणकालीन अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मानव जीवन अपना जीवन निर्वाह किया करता था। और ये भी कह सकते हैं कि चूंकि प्राचीन समय में जो रेगिस्तानी जो राजस्थान का रेगिस्तानी भाग था वहाँ हो सकता है कि समुद्र भी रहा हो, ये भी हमें साक्ष्य मिले हैं, और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करता रहा हो। इस प्रकार से एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्व पाषाणकालीन मानव एक तरह से पशुतुल्य जीवन ही व्यतीत करता था और लाखों वर्ष लगे उसको एक विकसित मानव की कैटेगरी में आने के लिए। अब हमारा जो दूसरा इसके बाद जो टॉपिक होगा वह होगा मध्य पाषाण काल। पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल भी आया जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल कहते हैं, यानी कि यहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण कालीन स्तरों से, वह औजार एवं हथियार जो भी वस्तुएं जो मिली हैं वह पूर्व पाषाण काल है मध्य पाषाण काल से थोड़ा से डिफरेंट थी। खास तौर पर अस्त्र शस्त्र जो भी औजार मिले हैं पत्थर के वे काफ़ी छोटे थे, जो कि साइज में हमें उनका जो आकार था वह आधे इंच से पौन इंच तक के हमें पत्थर के अस्त्र मिले हैं। इस आधार पर विद्वानों ने पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य एक मध्य पाषाण काल की डिग्री को डिफाइन किया है। मध्य पाषाण काल को उनके अस्त्र शस्त्र औजारों के आधार पर लघु पाषाण काल, लघु औजार आदि नामों से संबोधित किया है। यहाँ से जो कि आधे इंच से लेकर पौन इंच तक के पत्थर के अस्त्र मिले हैं, इस आधार पर इस मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को माइक्रोलिथ संस्कृति भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ संस्कृति किसको कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ संस्कृति भी कहा जाता है। इस माइक्रोलिथ संस्कृति या मध्य पाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है वो इनके औजारों के आधार पर ही इनको अस्त्र शस्त्र के आधार पर इनको बांटा गया है। इस तरह के हमें जो अस्त्र शस्त्र है वह राजस्थान में बाड़मेर के तिलवाड़ा, पचभद्रा नदी घाटी, बाड़मेर के तिलवाड़ा,
पचपदरा, नदी घाटी, सोजत क्षेत्र, सोजत क्षेत्र, भीलवाड़ा का बागोर, झालावाड़, आदि जगहों से हमें मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भी भारत में विश्व की तरह मध्य पाषाणकालीन संस्कृति मौजूद थी और उस समय का मनुष्य इन छोटे छोटे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके अपना जीवन निर्वाह किया करता था। अब मध्य पाषाणकालीन मनुष्य अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था, उसके मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या थे, उसके जीवन के मुख्य साथी क्या थे, वो सब का अध्ययन हम कर सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान में जो पूर्व पाषाणकालीन मानव था, उससे एक कदम आगे बढ़कर उसने, हमने जानते हैं कि उसने अस्त्र शस्त्र छोटे आकार में बनाना शुरू कर दिए। तो ये उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता मध्य पाषाण काल में हमें नजर आती है। इन अस्त्र शस्त्रों में थोड़ी सी पूर्व पाषाणकालीन जो अस्त्र शस्त्र थे उनकी तुलना में काफ़ी अच्छी बनावट हमें देखने को मिलती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उस समय का मनुष्य एक कदम आगे बढ़कर ही अपने आप को बिल्कुल विकसित मानव की तरह रहने लग गया था। अभी भी उसका जो मुख्य जो कर्म था वह आखेट करना ही था। जीव जंतुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करता था, फल फूल कंदमूल इधर उधर से खाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। पहाड़ों के बड़े बड़े पेड़ों के और नदी के कगारों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि, हालांकि ज़्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि इस काल में भी मनुष्य ने कृषि और पशुपालन अभी तक नहीं जाना था, उसका आविष्कार नहीं किया था। परंतु कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंत में वह मनुष्य पशुपालन करना सीख गया था। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं, ज़्यादातर का ये मानना है कि वह अभी भी पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य की तरह आत्मनिर्भर, स्वयं पर आत्मनिर्भर था और उसका आखेट ही मुख्य साधन था। हम जब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो उसमें एक स्थल की बात आती है, बागोर। राजस्थान में ही नहीं भारत में भी बागोर एक मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है। ये भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बागोर नामक एक कस्बा है। वहाँ से हमें मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बागोर का जो उत्खनन कार्य किया गया वो खासतौर पर 1967 से लेकर 1977 में 1967 से 1970 के मध्य यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से उत्खनन के 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से उत्खनन के 3 स्तर हमें प्राप्त हुए हैं। जो प्रथम स्तर है वह सबसे नीचे स्तर में हमें अणुपाषाण या लघु पाषाण या मध्य पाषाण काल के अवशेष हमें मिले हैं। वहाँ से पत्थर के छोटे छोटे आधे या पौन इंच के हमें अस्त्र मिले, बड़ी तादाद में मिले, काफ़ी बड़ी तादाद में मिले हैं। जिसके आधार पर पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि बागोर एक लघु पाषाण संस्कृति का औद्योगिक केंद्र रहा है और यहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में छोटे छोटे शस्त्र बनाए जाते थे। इसके अलावा इसका जो प्रथम स्तर है उसकी जो समय सीमा बताई जाती है लगभग 4500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के मध्य इस प्रथम स्तर को हम रख सकते हैं। द्वितीय स्तर से जो हमें जिसका समय है वहाँ से भी हमें पत्थर के शस्त्र के साथ साथ और भी अन्य सामग्रियाँ जैसे कि कांच की चूड़ियाँ हैं, मटकियाँ हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, पत्थर की आदि सामग्रियाँ हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। जिसका समय भी हम लगभग 2700 ईसा पूर्व से लेकर
500 ईसा पूर्व तक हम रख सकते हैं। तीसरा जो स्तर हमें प्राप्त हुआ है वह लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 34 सदी ईस्वी तक का समय हमें यहाँ समय जाता है। यहाँ से हमें लोहे अस्त्र भी मिलने लगे, लोहे के अस्त्र भी हमें प्राप्त होने लगे हैं। इन अस्त्रों से हमें लगभग 7 के लगभग लोहे अस्त्र मिले हैं। 7 या 9 लोहे के अस्त्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए, जिनमें से 2 है जो बाणाग्र यानी कि बाणों के आगे लगाने वाले अस्त्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन जो संस्कृति है वहाँ से एक महत्वपूर्ण जो खोज हुई है वो मानव अस्थि पंजर की है। इससे पहले पूर्व पाषाण काल में अभी तक भारत में मानव अस्थि पंजर के अवशेष हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। बागोर से भी हमें मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानव मनुष्य को दफनाना शुरू कर दिया था। जो भी मानव दफन में मिले हैं वो पूर्व पश्चिम दिशा में यानी कि पूर्व की ओर सर और पश्चिम की ओर पैर करके उसको दफनाया जाता था। ठीक है ना। इस जो कब्रें मिली हैं वहाँ से जो हमें मानव अस्थि पंजर मिला है उनके साथ अन्य वस्तुएं भी हमें प्राप्त हुई है। तो इस आधार पर पुरातत्व शास्त्रियों का भी मानना है कि हो सकता है कि मानव अब उसमें कुछ धार्मिकता पारलौकिक जीवन के कुछ अंश भी हमें प्राप्त होने लगे हो और इस आधार पर वह अपना जीवन व्यतीत करता हो और किसी पारलौकिक शक्ति की वह पूजा भी करता हो। और बागोर से भी हमें मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बागोर का जो स्थल है राजस्थान में, भारत में भी एक मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल माना जाता है, जहाँ से अभी तक जो हमें अवशेष मिले हैं उसके आधार पर यहाँ से जो मानव अस्थि पंजर मिले हैं उसके आधार पर भी हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।